गुड इवनिंग। क्या क्या कर रहा है गोल्ड? कौन कौन था अभी स्ट्रीम पर? क्या कर रहा है भाई ये गोल्ड? ये एक लास्ट बाइंग लेवल था यहाँ। ए प्लस। इसके बाद फिर यहाँ से सॉरी। हाँ, तो यही एक ए प्लस था लास्ट। यहाँ से मार्केट रिएक्शन दे रही। लेट्स सी। सीपीआई की तैयारी हो रही है। रेंज कर रहा है मार्केट। मार्केट एक अच्छा सेल साइड मूव देगा एक्सपेक्टेड है मुझे, बट लेट्स सी क्या होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। खुदा। बड़े मस्त मस्त नाम रखते हो यार आप लोग। चलो, जान पहचान करते। आ कहाँ से हो आप लोग? बताओ मुझे कौन कौन कहाँ से हो। यस, आई एम वैभव। वैभवड़ा। पुणे। ओके। मुंबई मुंबई, ओके। सांगली, ओके। पाकिस्तान जो है महाराष्ट्र, ओके। मैं खुद जळगांव से हूँ। और मैं कल्याण से हूँ मैं। माइकल मिडिल क्लास, ओके ओके। नहीं नहीं नहीं, देखते हैं देखते हैं। कल मे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें पता है गणपति है, विसर्जन है। किसी के घर पे 5 दिन 7 दिन 10 दिन का होता है। यस यस। आई एम फ्रॉम कल्याण। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, कर्नाटका, ओके। मथुरा। लेट्स गो। अंबरनाथ, अच्छा बाजू में ही है फिर। दिल्ली, संभाजी नगर। जयपुर 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 में आने वाला हूँ इस साल शायद। मनोज, पंजाब। रायगढ़। अच्छा, चलो। मुझे एक और चीज बताओ। एक्सपीरियंस कितना है आपको केनिया? ऐक केनिया मधून कुठून? ढाका। ढाका। ऐसा कूल लगता है ना ढाका बोलने में। एक साल, एक साल फ्रेशर, ओके। फ्रेशर मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जो एकदम अभी से स्टार्ट कर रहा है बहुत अच्छा। इंडियन मार्केट, ओके। 3 मंथ फॉरेक्स, 3 ईयर क्रिप्टो। क्रिप्टो। कौड़ा कौड़ा, कच्चा चावल। कोई है नहीं ना, तो मैं कुछ। ओके। पाकिस्तान, पाकिस्तान बंटवारा का गम तो है हमें। बंटवारे का गम है भाई मुझे तो। अच्छा, रिवीजन रिवीजन। रिवीजन क्या होगा कल का रिवीजन? क्या क्या सीखा मेरे को बताना। यहाँ पे लगा देता हूँ। निकल अटेंड नहीं कर पाया, क्यों? क्या हो गया? माहीपाल सिंह। मोस्ट ऑफ लॉस इन इंडिया मार्केट। इंडिया मार्केट यही चीज है इसी। जो घुसता है लॉस होके आता है। मैं खुद उसमें लॉस करके बैठा हूँ। मतलब लॉस नहीं, मैं लॉस नहीं बोलूंगा। मैं आईपीओ एक बार जोमेटो के आईपीओ में मैंने दो खरीद लिए थे। उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होकर, और ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट करता था। मैं ट्रेड के लिए नहीं करता था इंडिया मार्केट। मैं सिर्फ
इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं, एसआईपी वगैरह नहीं रे। एसआईपी कौन करेगा? इसको एक बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स समझाया था कल, ओके। हाँ हाँ, पार्ट वन आपको समझाया रहेगा। लेट्स सी अभी हम क्या करेंगे। फॉरेक्स का बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स पार्ट टू करते हैं। वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी, योर मनी। वी टॉक अबाउट कनेडियन मार्केट इन क्लास, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट मार्केट? क्या कनेडियन मार्केट? नहीं पता यार। कल अतुल था और मैं आज वैभव आ रहा हूँ आपको। अच्छा, ब्रोकर ब्लूबेरी मार्केट्स है, वेंटेज है, और कौन से ब्रोकर? डोमिनियन मार्केट्स है, राजा बैंक्स का। ब्रोकर तो वेंटेज अच्छा है, मैं सुना हूँ। बट उसके स्प्रेड, स्लिपेज वगैरह नहीं पता गाइस मुझे, ठीक है, मैंने कभी भी यूज नहीं किया हुआ है। एक्स टीवी नहीं पता मुझे। ब्लूबेरी, डोमिनियन, एक्सनेस, एक्सएम, वेंटेज, वेंटेज भी जस्ट नाम पता। अच्छा ठीक है, तो मेरा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है वैभव तड़वी। मैं पिछले 3 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उसके पहले मैं क्रिप्टो में लॉस करके बैठा हूँ। इंडियन मार्केट में मैं ब्रेक इवन में हूँ, और बाइनरी में 1600 रुपये मैंने लॉस किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने बाइनरी कभी नहीं किया। और बस फिर यही था मेरा इंट्रोडक्शन। रोल नंबर आपको मिल जाएगा। बाइनेंस, बाइनेंस तो आपका वॉलेट है, क्रिप्टो वॉलेट है। यस यस, साथ में ही चालू की। नहीं मतलब हमारी जान पहचान नहीं थी पहले। क्रिप्टो 25 के डॉलर, ओ माय गॉड। बाइनरी, यार इतना लॉस करके आपको, मेरे अगर 2500 डॉलर भी मेरा लॉस हो जाता ना, तो मैं देखता इधर उधर। नहीं भाई, मैं क्या करता हूँ ना, सीख लेता हूँ, फिर इसमें अपन देखते हैं अपन से होता है कि नहीं। तो आपको ये करना चाहिए था मेरे हिसाब से। नहीं यार, बहुत ज्यादा होता है यार ये। जितना तुमने 25 के लॉस किया है ना, उतना मैं एक टाइम पर मैं कैपिटल बनाऊंगा इसका सपना देखता था। ये ऐसी चीज है। अतुल सर को मैं कैसे जानता हूँ? पुणे में मिले हम लोग। पुणे बडीज। क्रॉस ट्रेंडिंग यूएसडी, क्योंकि ब्रोकर स्कैम बंद हो गया है। वही वही, एक्सनेस बहुत पुराना ब्रोकर है। 2007 8 से है आई गेस। मेरी एज, मैं जस्ट 23 कंप्लीट हुआ इस 5 तारीख को। अगर इंडिया में हो तो एक्सनेस है, फिर अगर दुबई में अगर पूछ रहे हो तो डोमिनियन मार्केट्स, मेरे हिसाब से राजा बैंक्स है। और राजा बैंक्स का खुद का ब्रोकर भी है वो बंदा। आपको मतलब कैसे बताओ, उस ब्रोकर का फेस है, समझ रहे हो? राजा बैंक्स का डोमिनियन मार्केट करके एक ब्रोकर है, और वो खुद उसका ओनर है, और वो खुद एक ट्रेडर भी है। ठीक है, आपने कहीं देखा नहीं होगा कि एक्सनेस का कोई, आपने एक ओनर देखा हो, या वो खुद ट्रेडर है कि नहीं, है कि नहीं? आई वांट टू ओपन फॉरेक्स ब्रोकर भाई। फॉरेक्स ब्रोकर खोलना हलवा तो नहीं है।
ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। आई गेस सब लोग हो चुके हैं ज्वाइन। ठीक है। फॉरेक्स ब्रोकर को अगर सामने वाले ने 1 मिलियन डाला है तो आपको उसका कुछ 75% समथिंग भी डालना पड़ता है, आई गेस, जितना मुझे पता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है। तो आज हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें अपन जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ एनालिसिस। ये कल का मैं एक रिकैप दे देता हूँ छोटा सा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। देन उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है। ये दो मेजर एनालिसिस है। सेंटिमेंट एनालिसिस हमारे किसी काम का नहीं है तो हम उसको देखेंगे भी नहीं। ठीक है। देन उसके बाद कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक क्या होता है उसका बेसिक्स देखेंगे। आपको मैं एक बुक बताऊंगा जिसमें आपके कैंडलस्टिक के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें आपको कौन सा कंफर्मेशन लेना है, कौन से लेवल पर बाइंग की कैंडल्स कौन सी होती है, सेलिंग की कैंडल्स कौन सी होती है, ये सारी चीज उस बुक में दी गई है। मेरे हिसाब से ग्रुप पर भी अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो मैं जैसे ही लेक्चर एंड होगा मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है। बेसिक्स देन कंफर्मेशन कैंडल्स जो हम पर्सनली यूज करते हैं लाइव स्ट्रीम पर वो बताऊंगा। और उसके बाद सबका फेवरेट रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। ये सबका फेवरेट टॉपिक है क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता है कि मुझे अपने कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहिए और कितना लॉट साइज लेना चाहिए। ठीक है। तो अपन उस पर भी बात करेंगे। और कल का मैं अगर रिकैप दे दूं तो कल आपने पढ़ा होगा मेजर पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स कौन होता है मार्केट में? तो आपके बैंक्स आते हैं। बैंक्स में आपके सेंट्रल बैंक, जैसे अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं एग्जांपल दूं तो आरबीआई होगा। और कमर्शियल बैंक। ठीक है। कमर्शियल बैंक जैसे आपके एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारी बैंक्स होती है आपकी। ठीक है। अब आरबीआई क्या है, वो डायरेक्टली तो ट्रेड नहीं करता है। आरबीआई इनडायरेक्टली ट्रेड करता है, पॉलिसीज फॉर्म करके, कुछ इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा करके। ठीक है। तो इस तरीके से वो करेंसी को, ठीक है, हमारी जो करेंसी है रुपीज है, तो इसमें वो रेगुलेट करके करेंसी का जो रेट होता है या तो वो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड। ठीक है। मतलब अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होता है। देन जो आपका कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो ऐसे ट्रेड करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स में आपका देखो, कमर्शियल बैंक्स क्लाइंट्स के लिए भी ट्रेड करते हैं और कमर्शियल बैंक्स खुद के लिए भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। अब क्लाइंट्स आकर पैसा देते हैं या अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में और बोलते हैं कि भाई मुझे क्या करो, यूएसडी चाहिए 2 मिलियन के, मैं आपको उसके एक्सचेंज में आईएनआर दूँ। ठीक है। तो ये मार्केट में जाएंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे ऑन अ बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स। ठीक है। और जो कमर्शियल बैंक है वो खुद भी ट्रेड कर रहा होता है क्योंकि उनको भी करेंसी में थोड़ा सा लेन देन करना पड़ता है। ठीक है। तो इस तरीके से कमर्शियल बैंक्स और सेंट्रल बैंक ट्रेड करती है। देन उसके बाद आते हैं आपके हेज फंड्स। ठीक है। हेज फंड्स और इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स में क्या फर्क है? कुछ नहीं है। बस ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है वो डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए होती है। ठीक है। हेज फंड्स क्या हो गया? हेज फंड्स आपके एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा वो जो वॉल स्ट्रीट पर बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है, तो वो लोग भी अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पर ट्रेड करते हैं और वो अपने कंपनी के लिए भी ट्रेड करते हैं। ठीक है। हेज फंड्स में बहुत एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल ट्रेडर काम कर रहे होते हैं। तो एक चीज याद रखना, जो हम अभी ट्रेडिंग सीखने वाले हैं और जो हम ट्रेडिंग अभी करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो भी, तो हम इन बड़ी बड़ी कंपनी, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक के अगेंस्ट में जाकर उनसे प्रॉफिट छीनते हैं। तो ये चीज याद रखना कि ट्रेडिंग आसान बात तो नहीं है। ठीक है। वो लगता आसान है बट है नहीं। तो हेज फंड्स में सेम आपका
100 मिलियन का ट्रेड प्लेस होता है, 500 मिलियन का ट्रेड प्लेस होता है, 1000 मिलियन का भी ट्रेड प्लेस होता है। ठीक है, तो इनके पास इतनी ताकत होती है कि ये लोग एक पर्टिकुलर करेंसी पेयर, आप जो भी पकड़ लो, गोल्ड को भी हिला सकते हो। अगर ये लोग ने चाहा तो गोल्ड को अभी ये 100 पिप ऊपर उठाकर पटक सकते हैं, या 100 पिप नीचे उठाकर पटक सकते हैं। ठीक है, ये लोग में इतनी कैपेसिटी होती है। देन इसके बाद आ जाता है आपका, हाँ, और कौन से बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक और कॉरपोरेशंस। ठीक है, अब कॉरपोरेशंस क्या भला है? ठीक है, थोड़ी सी मेरी राइटिंग गंदी आ रही है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा मैनेज कर लो मेरा बस। ठीक है, कॉपरेशन, कॉपरेशन की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कॉप लिख देता हूँ मैं। तो कॉपरेशंस में आते हैं आपके, जैसे अमेजोन, टेस्ला, एप्पल। तो ये लोग कैसे ट्रेड करते हैं? तो एक इसका एक एग्जांपल दूं मैं अगर, तो ऐसा अज्यूम करना कि मैं अमेजोन हूँ और आपने प्रोडक्ट्स बेचे हैं इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया क्या करेगा, आईएनआर में भेजेगा इनको। और अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि इस ट्रांजैक्शन को 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 2 दिन में अगर ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, मान लो 100 मिलियन का ऑर्डर था ये। ठीक है, तो 100 मिलियन रुपीज इनको अपन भेज रहे, तो ऐसी एक न्यूज आ जाती है, मान लो कि आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो इससे क्या होगा कि ये 100 मिलियन का जो इनका प्रोडक्ट था, वैल्यू था, वो 100 मिलियन का कम हो गया। ठीक है, डेप्रिशिएट हो गया वैल्यू। तो इसके वजह से ये लोग क्या करेंगे कि यहाँ से लॉन्ग करना स्टार्ट कर देंगे करेंसी को, ताकि जो करेंसी का वैल्यू है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो इस तरीके से लोग काउंटर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, आपको ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉर्पोरेशंस कैसे ट्रेड करते हैं। ठीक है, बस ये आपके मेजर पार्टिसिपेंट्स है। देन इसके बाद आपने क्या सीखा रहेगा, मेजर करेंसी, माइनर करेंसी, मेजर, माइनर एंड एक्सोटिक पेयर। ठीक है, 2 टाइप्स, 3 टाइप्स की होती है आपकी मेजर करेंसी, मतलब जिसमें आपका यूएसडी इंक्लूड होता है, जैसे बेस करेंसी हो या कोड करेंसी। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना यूरो, यूएसडी। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहला जो करेंसी होता है उसको हम बेस करेंसी बोलते हैं, और इसे हम कोड करेंसी बोलते हैं। तो वो मैटर नहीं करता कि यूएसडी बेस साइड आए या कोड साइड आए। ठीक है, जहां भी यूएसडी लग गया वो आपका मेजर पेयर। ठीक है, माइनर पेयर कौन सा होता है जी, जिसमें यूएसडी इंक्लूड ही नहीं होता है, मतलब उसमें यूएसडी ना बेस साइड आएगा ना कोड साइड आएगा। ठीक है, तो जैसे पेयर्स हो गए जीबीपी, जेपीवाई। ठीक है, कैड, जेपीवाई, जीबीपी, एयूडी। तो ये सारे पेयर्स होते हैं आपके माइनर पेयर, जिसमें यूएस डॉलर इंक्लूड नहीं होता है। देन एग्जॉटिक पेयर, जैसे कि आपका यूएसडी, आईएनआर, मैं तो इसको भी एग्जॉटिक पेयर ही समझता हूँ। हांगकांग डॉलर, यूएसडी। ठीक है, तो ये सारे एग्जॉटिक पेयर मतलब जिसमें लोग ट्रेड ही नहीं करते, ना इसमें वॉल्यूम होता है ना इसमें वॉलेटिलिटी होता है। ठीक है, तो ये आपके टाइप्स ऑफ पेयर्स थे। देन इसके बाद आपने क्या सीखा रहेगा, और क्या था, और पिप्स। ठीक है, पिप्स अपन लास्ट में देख लेंगे अभी। मेजर तो यही था फर्स्ट पार्ट में, देन अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है टेक्निकल एनालिसिस, सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनालिसिस में सबसे पहले मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस पहले जमाने में कैसा था और अभी कैसा है। ठीक है, अगर आपको पता है बार्टर सिस्टम क्या था, तो उस टाइम पर मान लो मेरे पास 1 किलो गेहूं है। ठीक है, तो मुझे किसी के साथ वो एक्सचेंज करना है, तो सामने वाला भी मुझे 1 किलो का समथिंग, जैसे कि
चावल हो गया या दाल हो गया, वो इन रिटर्न दे दे, ठीक है, ये हम एक्सचेंज कर लेंगे। ये था आपका बार्टर सिस्टम, राइट। तो उस जमाने में लोग इस तरीके से, अभी मैं आपको एक चार्ट बनाकर दिखाता हूँ। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आप में से बहुत लोगों को ये चीज पता भी रहेगी या नई चीज भी रहेगी आपके लिए। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। और यहाँ पे मैं रेट्स लिख देता हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो राइस का ये लोग किस तरीके से रिकॉर्ड रखते थे। सो जनवरी महीने में अगर 2 रुपया किलो है, ठीक है, तो इस तरीके से जनवरी में एक डॉट आ जाएगा। देन फेब्रुवरी में, देन मार्च में, अप्रैल। इस तरीके से पुराने लोग ट्रैक रखते थे इस चीज का, ठीक है। देन ईयर एंड में ये सारे डॉट्स वो लोग कनेक्ट कर चुके होते, मतलब जनवरी में, ठीक है, ये आपका ओपनिंग प्राइस। फिर इस तरीके से आपका डॉट्स कनेक्ट कर कर, ठीक है, हम दिसंबर समझ लेते हैं, ये आपका क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है। नहीं, क्लोजिंग प्राइस हम यहाँ पर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से एक समझ में आ जाए। ये हाईएस्ट, ठीक है, इस साल में हाईएस्ट प्राइस यहाँ पर लगता है। तो इस चार्ट को देखकर वो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर रहते थे कि हाँ भाई, हम क्या करेंगे ना, कि अक्टूबर नवंबर में राइस का स्टोरेज रखेंगे, क्योंकि उस टाइम पर ज्यादा प्राइजेस रहती है राइस की। तो इस तरीके से आपका जापानीज, जो जापानीज लोगों ने अडेप्ट किया इस चीज को। और जो हम अभी चार्ट पर देख रहे होते हैं कैंडल स्टिक पैटर्न, तो वो लोग ने इस तरीके से अडेप्ट करके इस चीज को ट्रेडिंग में, टेक्निकल एनालिसिस बोलो या चार्ट पैटर्न्स वगैरह जो भी आप बोलो, इस चीज को इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। और इसी चीज से आपका कैंडल स्टिक पैटर्न भी, सॉरी, कैंडल स्टिक भी फॉर्म हुआ है। कैसे? सेम जैसे यहाँ पर मैंने आपको दिखाया ओपन। अब एक कैंडल स्टिक ओपन होती है, लोएस्ट पॉइंट मार्च में लगा है, ठीक है, तो ये आपका वीक हो गया, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर आपका क्लोजिंग। तो इस तरीके से आपका कैंडल स्टिक प्लस आपका चार्ट पैटर्न, ये सारा फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस की एक छोटी सी कहानी थी। बाकी अभी हम टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है वो देख लो। चलो, अब ये जो मैंने अभी चार्ट, कैंडलस्टिक बताया, इससे आपको एक आइडिया तो आ ही गया रहेगा कि क्या चीज होती है। मतलब सारा का सारा आपका चार्ट्स पर होता है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपका होता है प्रीवियस डेटा को देखकर फ्यूचर में किसी जोन पर या किसी प्राइस पर अगर आपका प्राइस आता है, तो वहां से आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है। हम एक एजुकेटेड गेस लेते हैं और उसको ध्यान रखकर हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको अभी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको। 8, 6 और 5, ऐसा अज्यूम करेंगे कि एक 5 रुपए और 10 रुपए का एक लेवल है। अब यहाँ पर जो मैंने रेड बॉक्स के अंदर चार्ट बनाया हुआ है, ये आपका हो जाता है प्रीवियस डेटा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है ब्लैक बॉक्स के अंदर। तो मैं यही बता रहा हूँ कि प्रीवियस डेटा को स्टडी करके, अब प्रीवियस डेटा देखो, यहाँ पर मेरे पास 10 रुपए, 5 रुपए पर है, और 8 और 6 रुपए। तो यहाँ पर देखकर मैं एक चीज बता सकता हूँ कि मार्केट 10 रुपए से सेल होती है और 5 रुपए से बाइंग आती है, ठीक है। तो एक चीज मुझे पता चल चुका है कि मुझे या तो 10 रुपए पर सेलिंग करनी है
या 5 रुपए पर बाइंग करनी है, और 6 से 8 रुपए के बीच में प्राइस हमेशा करती है रेंज। मतलब ना प्राइस ढंग से ऊपर जाती है, ना प्राइस ढंग से नीचे आती है। तो मुझे 6 और 8 रुपए के बीच में ट्रेड ही नहीं करना। अब अगर प्राइस नेक्स्ट टाइम 5 रुपए पर आएगा तो मुझे पता है, ये प्रीवियस डेटा को मैंने स्टडी किया हुआ है, तो यहाँ से मैं फॉर श्योर बाइंग ही करूंगा। और अगर प्राइस 10 रुपए पर आता है तो यहाँ से फॉर श्योर मैं सेल करूंगा, ठीक है, ऑन कंफर्मेशन। तो ये रहता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये चीजें आती है। तो चार्ट पैटर्न तो अभी हमने यहाँ पर देख लिया कि कैसे चार्ट्स वगैरह आपके फॉर्म होते हैं और कैसे प्ले आउट होते हैं। देन इंडिकेटर्स, अगर कोई इंडियन मार्केट ट्रेड करता है तो उसे पता होगा कि इंडिकेटर्स का दूसरा नाम होता है लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स क्यों बोलते हैं इसे, उसका भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ठीक है अभी मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने जस्ट अभी चार्ट ओपन किया और मुझे ट्रेड लेना, ठीक है, और करंट प्राइस चल रही है आपकी 2 रुपए पर। तो मैंने कोई मान लो फलाना ढिमका इंडिकेटर लगा लिया, ईएमए वगैरह, या जो भी है, मुझे पता नहीं कि कौन कौन से इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है कि मुझे बता दे कि या तो मैं 2 रुपए पर बाय करूं या 2 रुपए पर सेल करूं, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने इम्पल्स लगा दिया, मतलब एक अपसाइड मूव आ गई 5 रुपए पर, ठीक है, इस तरीके से। तो इंडिकेटर एक मूव देने के बाद आपको बताता है कि आपको बाय करना है या सेल करना होता है, ठीक है, या तो बाय करना होता है अब सेल। और 2 रुपए से मार्केट 5 रुपए पर आ गई है, फिर मेरे को इंडिकेटर बोलेगा भाई इंडिकेटर, मतलब ये जो बाइंग का इंडिकेशन दे रहा है, आप यहाँ से बाइंग कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर कोई मतलब नहीं होता है 5 रुपए पर बाय करने से, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग जोन है और यहाँ पर तो मुझे पता नहीं था, तो इसलिए मैंने इंडिकेटर यूज किया हुआ था, ठीक है। तो ये आपकी एक चीज है। अगर मैं 5 रुपए पर बाय भी करता हूँ तो जो मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब जो रिस्क टू रिवॉर्ड है, मतलब अगर मैं 30 रुपया या 30 पॉइंट अगर रिस्क कर रहा हूँ, तो मुझे रिटर्न में एटलीस्ट 30 रुपए तो आना चाहिए, जो आपका 1:1 होता है। यहाँ पर मुझे 30 रुपए रिस्क करके 20 रुपए ही मिल रहे, तो ये कोई ट्रेडिंग नहीं होती, ये होती है जुआ। जुआरी होता है ये, ठीक है। हम यहाँ पर जुआ नहीं खेल रहे होते। यहाँ पर आपको अगर 2 रुपए पर बाइंग मिल जाती तो आपका सिर्फ 10 रुपए या 10 पॉइंट का ही रिस्क बनता था, और जो आपका रिवॉर्ड था वो ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रखना चाहिए, और कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करेगा, ठीक है। हम इंडिकेटर्स कभी भी यूज नहीं करते हैं मार्केट में। तो ये एक चीज हो गई। हाँ, अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपको मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल देता हूँ। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मतलब होता है आपका एक पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो होने वाली रिकरिंग चीज है, मतलब वो हर साल या हर 4 महीने में या हर 5 महीने में होती है वो चीज। जैसे कि आपका इलेक्शन हो गया, अगर मैं एग्जांपल दूं, हर 4 से 5 साल में इलेक्शन होता है, और हमारे इंडिया में क्या होता है, जब भी इलेक्शन पास में आता है, ट्रांसपोर्ट का, मेडिकल का, या जो भी चीज़ है वो सस्ती होना चालू हो जाती है। हमारे यहाँ पर ऑयल की प्राइसेस भी, या आप पेट्रोल बोल लो, उसकी प्राइसेस भी, रेट गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटिस्टिकल एनालिसिस का एक एग्जांपल था। देन उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो, जैसे इंडिया में अभी सितंबर महीने के बाद से फेस्टिवल स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत से लोग गोल्ड खरीदना प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो अक्टूबर से नवंबर महीने के बाद आप देखो, ये 2 से 3 महीने में, ठीक है, दिसंबर, ये 3 महीने आप कभी भी जाकर देख लो, बैक टेस्ट कर लो चाहिए तो, जब जब अक्टूबर नवंबर आया,
तब तब गोल्ड के जो रेट है बढ़ना स्टार्ट हुए। ठीक है, तो ये हमने पिछले 20 साल का डेटा टेस्ट किया हुआ है, उस पर ही हम आपको ये सारी चीजें बता पा रहे हैं। ठीक है, मतलब हर एक साल में अक्टूबर नवंबर आता है, उसमें गोल्ड के रेट जो है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में आती है। बस आपको क्या याद रखना है टेक्निकल एनालिसिस में, आपका जो मेजर जोन्स होते हैं उसको हम ट्रेड करते हैं, या जो मेजर हमारे स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर का लेक्चर रहेगा, थर्ड लेक्चर, और आपको अपडेट भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है गाइस, तो कोई भी मिस मत करना उस चीज को। ठीक है, अभी हम देखते हैं फंडामेंटल्स। अब फंडामेंटल्स का आपका एक डेडिकेटेड सेशन होने वाला है। सो अभी मैं आपको सिर्फ एक गो थ्रू करवा देता हूँ। तो फंडामेंटल्स क्या होता है कि बेसिकली होता है न्यूज रिलेटेड ट्रेडिंग। ठीक है, न्यूज से रिलेटेड आपका ट्रेडिंग होता है। जैसे फंडामेंटल्स में अगर हम कंसिडर करें तो वॉर सिचुएशंस, पैंडेमिक सिचुएशंस। ठीक है, पैंडेमिक सिचुएशंस आ गया, और क्या हो गया, वॉर, पैंडेमिक या डिजास्टर, तो पैंडेमिक में ही हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी आता है वो। मैंने तो वॉर देखा है और पैंडेमिक कोविड देखा है, तो मैं बस यही बता सकता हूँ। देन वॉर कंडीशंस में क्या होता है ना कि सारी करेंसी होती है ना, जैसे कि यूरो हो गया, डॉलर हो गया, रुपीज, फिर कौन सा है, CHF हो गया आपका, CHF का क्या था लोगों याद नहीं मुझे। तो कोई भी करेंसी ले लो, ठीक है, CHF नहीं, जैसे कि आपका यूरो, GBP, JPY तो स्टेबलाइज है, बहुत अच्छा है, AUD हो गया, NZD हो गया। ठीक है, ये सारी जो करेंसी है, और भी करेंसी है बट फिलहाल के लिए मुझे अभी इतनी याद आ रही है, तो मैंने बस इतना ही बता। तो उनके रेट है ना पेंडेमिक वॉर कंडीशंस के टाइम ना गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बैंक्स आपको कैश नहीं दे रहा होता। मतलब जितना भी पैसा होता है बैंक लिमिट कर देता है, रेस्ट्रिक्शंस ला देता है कि आप क्या करो उस टाइम पर, कम से कम पैसा यूज करो। ठीक है, कम से कम खर्चा करो, ताकि वो सरकार के लिए काम में आ सके। ठीक है, तो बहुत सी जो स्टेबलाइज करेंसी है वो बस आपका CHF है और JPY है। ठीक है, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, ये दो करेंसी बहुत स्टेबलाइज रहेगा। और इन करेंसी को एक निक नेम भी दिया हुआ है, सेफ हेवन करके। ठीक है, इसको सेफ हेवन नाम भी दिया हुआ है लोगों ने। क्यों, कुछ भी हो जाए ये तस्से मस होती नहीं है। उल्टा, जब वॉर कंडीशन और पैंडेमिक कंडीशन आता है, अब JPY का ना ये उठा के देख लो, कोविड के टाइम मतलब 2020 के बाद आप JPY के रेट्स देखो, करेंसी के एकदम स्काई रॉकेट होना स्टार्ट हुआ है। CHF के भी देख लो, एकदम स्काई रॉकेट होना स्टार्ट हुआ है आफ्टर 2020। ठीक है, क्योंकि लोग इसमें ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि ये बहुत स्टेबलाइज कंट्री है। अब वही देख लो आप, CHF क्यों, क्योंकि बहुत सारे बिग शॉट लोग हैं, जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो लोग CHF जो आपका स्विट्जरलैंड करेंसी है वहां पर इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, या वहां के जो बैंक्स है वहां पर डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, देन मैं आपको मेजर न्यूज़ेस बता दूँ। ठीक है, अभी मैं आपको न्यूज़ के बारे में बताता हूँ। करेंसी कौन स्टेबल रखते हैं, एक बार करेंसी आपके जो सरकार होती है, जैसे हमारे इंडिया में RBI है बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए, वैसे ही फेडरल रिजर्व बैंक्स होती है हर एक पर्टिकुलर देश। ठीक है, गोल्ड गोल्ड को कोई रेगुलेट नहीं करता।
ठीक है, और गोल्ड करेंसी भी नहीं है, गोल्ड कमोडिटी है। ठीक है। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख भी तो रहा हूँ। चलो, अभी जो मेजर न्यूज है आपकी, एफओएमसी, सीपीआई, सीपीआई के बाद कौन से, एनएफपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये ज्यादा हम ट्रेड करते हैं और ये हमारी मेजर न्यूज है। ठीक है, हर न्यूज का अलग अलग एक रोल होता है। एफओएमसी में आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है। ठीक है, हर महीने आती है ये न्यूज, सारी न्यूज हर महीने आती है। सीपीआई में आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ। देन एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। ठीक है, एफओएमसी में क्या होता है कि हर महीने जो आता है, यहाँ पर आपके इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं। सॉरी। ठीक है, करेंसी के जो इंटरेस्ट रेट है, अब डॉलर है। ठीक है, मेजर जो आपका है वो डॉलर का ही है, क्योंकि डॉलर अगर कम ज्यादा होता है तो बाकी करेंसियों पे और भी अफेक्ट पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट अभी कुछ 0.01 से अगर कट किया, तो क्या ये डॉलर के लिए अच्छा रहेगा? अच्छा रहेगा ये न्यूज़। ठीक है, तो क्या होगा कि डॉलर का रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और बाकी करेंसी उसके अगेंस्ट में जाती है। मतलब अगर डॉलर बढ़ रहा है तो दूसरी करेंसी में फॉल आना स्टार्ट होगा। गोल्ड का भी सेम है, अगर डॉलर बढ़ रहा है तो गोल्ड की प्राइजेस से गिरना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एफओएमसी आपकी इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज़ है। अब सीपीआई क्या होता है? सीपीआई मतलब जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका मैं अगर आपको सीधा सीधा एग्जांपल दूं, तो जो लोग रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कंज्यूम कर रहे होते हैं, उन चीजों पर या उन चीजों का रेट बढ़ा देना या घटा देना। ठीक है, सीधा एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, डीमार्ट। अभी हम इंडिया में रहते हैं तो मोस्टली हम क्या ज्यादा पेट्रोल, राशन, खाना, और क्या, हेल्थ, मेडिकल, ये सारी चीजें, मान लो इन चीजों का अगर रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, चीजें महंगी हो जाएगी तो लोग कंज्यूम करना भी कम कर देंगे, इन पे खर्चा करना भी कम कर देंगे। तो अगर खर्चा कम होगा, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा भी पुश नहीं होगा, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का रेट बढ़ाने से डॉलर को कुछ अच्छा खासा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, इकोनॉमी में पैसा पुश नहीं होगा। अगर सीपीआई की न्यूज आई और इंटरेस्ट रेट कम कर दिए, या जो रेट है वो कम कर दिए, तो लोग ज्यादा सामान खरीदेंगे, ज्यादा सर्विसेज यूज करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा पुश होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपकी सीपीआई की न्यूज है। बस इतना ही है सीपीआई में, इसको ज्यादा इन डिटेल पढ़ने की भी जरूरत नहीं है आपको। जस्ट सीपीआई न्यूज क्या होती है, एफओएमसी न्यूज क्या होती है, जस्ट हम उतना ही देखें। ठीक है, एनएफपी क्या होता है? एनएफपी मतलब नॉन फार्म पेरोल। नॉन फार्म पेरोल मतलब फार्मिंग सेक्टर को एक्सक्लूड करके या निकाल कर जो भी इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल्स, जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसमें यूएसए कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो सारे सेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब मेडिकल हो गया, फार्मेसी, ऑटोमोबाइल, फिर टेक्नोलॉजी, ये सारी जो चीजें, इनमें जो जॉब्स है, मतलब लोगों के जॉब्स कितने बन रहे या कितने जॉब चले गए, उसका ये डेटा होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसा कुछ कि 350 के, 300 के समथिंग डेटा होता है। ठीक है, अगर ये डेटा ज्यादा आता है तो अच्छा है डॉलर के लिए, अगर डेटा कम आता है तो डॉलर के लिए ये न्यूज होती है नेगेटिव। ठीक है, देन इसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब बेरोजगारी होती है, कि देश में कितनी बेरोजगारी है। ये आपका हर थर्सडे या फ्राइडे को आती है ये न्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। तो ये कुछ नहीं, बस 30 से 40 पिप, 50 पिप दे देती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, बताना मुझे, इसका आपका एक डेडिकेटेड सेशन भी होगा, सो मैंने जस्ट आपको एक गो थ्रू दे दिया। अभी न्यूज
ट्रेडिंग करके भी मतलब नहीं है क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजी ही नहीं है, तो न्यूज ट्रेडिंग करके भी कुछ मतलब नहीं, राइट। ओके। एफओएमसी होती है आपकी इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो मुझे बताना। अगर आप बैंक में लोन लेने जाओगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। अब बैंक में आप लोन लेने जाओगे 1 लाख रुपए का, और इंटरेस्ट रेट है आपका 10%। ठीक है, तो इसका मतलब है आपको 1 लाख पर 10 लाख रुपया, 10 लाख बोल रहा हूँ, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, ये कर दिया 20%, क्या आप लोग लोन लोगे बैंक से? ठीक है, तो ये सब सारी चीजें, पॉलिसीज फॉर्मेशन करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए ही होती है, ताकि लोग ज्यादा खर्चा ना करें, कुछ लिमिट में खर्चा करें। ठीक है, तो ये होता है आपका एफओएमसी, जिसमें आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते हैं। चलो अभी हम देखते हैं कैंडल स्टिक। ठीक है, सबसे पहले बेसिक क्या होता है कैंडल स्टिक, ओपन क्लोज क्या होता है, विक्स क्या होती है, शेडोज क्या होती है, बॉडी क्या होती है, देखो। तो बुलिश एंड बेरिश। ठीक है, बहुत एक इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप याद रख सकते हो कि ओपन एंड क्लोज कैसे होता है। ये अपने मैं अपने छोटे भाई को भी बताता हूँ ये ट्रिक। अभी बुलिश कैंडल है, नाम से हमें पता चलता है कि एक मिनट मैं ड्रॉ कर दूँ। और एक रहेगी आपकी बेरिश कैंडल। राइट राइट, सही यही है, ठीक है। चलो, बुलिश कैंडल हमें नाम से ही समझ में आता है कि जो बुल है वो क्या करता है, नीचे की तरफ से सिंग मारता है ऊपर की तरफ। ठीक है, नीचे की तरफ से सिंग मारता है ऊपर की तरफ। तो जो बुलिश कैंडल है वो कैसे ओपन होती है, बॉटम से वो ओपन होती है। ठीक है, क्लोजिंग उसका कहाँ पर आता है, ये जो बॉडी क्लोज हुआ है, ये जितना डिस्टेंस बनाया है बॉडी ने, ये आपका ओपन एंड क्लोज होता है। और ये जो आपको पतला सा जो एक लाइन दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं विक्स। ठीक है, इसे विक्स कहते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि मार्केट ने एक कैंडल के अंदर या एक टाइम फ्रेम के अंदर कहाँ तक एक हाईएस्ट प्राइस लगाया एंड एक लोवेस्ट प्राइस लगाया हुआ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका ओपन, यहाँ पर क्लोजिंग, यहाँ पर आपका बन जाएगा हाई, एंड यहाँ पर बन जाएगा आपका लो। सेम बेरिश के साथ भी होता है। बेरिश से हमें एक चीज समझ में आती है, जो भालू है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ से अपना जो पंजा मारता है नीचे की तरफ, इसका मतलब टॉप साइड से रेड कैंडल की ओपनिंग होती है, और जो क्लोजिंग आएगी इसकी बॉटम साइड आएगी। ठीक है, और जो ये विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, आपका हाईएस्ट प्राइस एंड लोवेस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये रहेगा आपका बुलिश एंड बेरिश। अभी मैं आपको कंफर्मेशन कैंडल बताता हूँ। ठीक है, कंफर्मेशन जो हम यूज करते हैं बहुत सिंपल है, दो ही है। बुलिश के लिए आपका यहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार मोस्टली आपका कुछ इस तरीके से होता है। एक मिनट, इसको मैं ग्रीन से कर देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका मॉर्निंग स्टार होता है, और एक बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश एंगल्फिंग एक बड़ी साइज या बिग साइज बॉडी कैंडल होती है। बेरिश का भी सेम रहेगा आपका, बेरिश में आपका रहेगा इवनिंग स्टार एंड बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, ये दोनों दिखने में सेम है, बस ये आपका कोई बाइंग एरिया पर बने तो आपको मॉर्निंग स्टार और बुलिश एंगल्फिंग का कंफर्मेशन लेना है। अगर सेलिंग साइड आपकी
इवनिंग स्टार और बेरिश एंगल्फिंग बने तो आपको क्या करना है, सेलिंग करना है, ठीक है। तो बताओ गाइज मुझे, आपको कैंडलस्टिक क्लियर है क्या? एंड उस बुक का नाम है बाइबल ऑफ कैंडलस्टिक। वो आज आपको अपलोड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक है। तो उस पर सारा का सारा लिखा हुआ है, ठीक है, सारा का सारा चीज दिया है उसमें। चलो। हाँ, कैंडलस्टिक का देखो, हाई तो यही रिप्रेजेंट होगा ना, एंड लो तो यही रिप्रेजेंट होगा। सिर्फ बुलिश और बेरिश में क्या है कि बुलिश कैंडल नीचे से ओपन होती है ऊपर की तरफ, तो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। अगर ये मान लो कैंडल है यहाँ पर, एक आपको मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि ये एक रेड कैंडल जस्ट यहाँ पर ओपन हुई है, तो यहाँ से ये अगर डाउन साइड जाती है तो ये ऐसे रेड कलर में रहे। अगर ये ओपन से ऊपर चली जाती है, ठीक है, ओपन से ऊपर चली गई, तो इसका मतलब क्या है कि ओपन यहाँ पर एक लो लगाया मार्केट ने, देन ओपन से ऊपर चली गई तो ये आपकी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो, ये जो, ओ भाई, 80 पिप दे गया। ये हमारा एक बाइंग जोन था। तो जैसे मैंने आपको मॉर्निंग स्टार का बताया, ये देखो, मॉर्निंग स्टार या बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो एक बुलिश एंगल्फिंग बनी, और इसी नेक्स्ट कैंडल पर मैंने ट्रेड लिया एंड 20 पिप का एसएल था। तो आप देख सकते हो मार्केट ने कितना एक अच्छा मूव दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। देन इसके बाद आ, 5 मिनट में देखो, यहाँ पर एक बाइंग जोन था हमारा, दोपहर में, आफ्टरनून में हमने जो लेवल दिया था। यहाँ पर देखो ये इवनिंग, इवनिंग बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉर्निंग स्टार बना हुआ है, ये आपका बाइंग का है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट भी दिखा दो। प्रॉफिट इतना बना है कि आज मैं एक 16 प्रो मैक्स खरीद सकूँ, ठीक है, दो, ठीक है। प्रॉफिट्स हम दिखाते नहीं है, ये हमारा पहले से डिसाइडेड था, मेरा और अतुल का, और हमने डाला हुआ भी है। अगर नहीं, वो भी हटा दिया, ठीक है। 30-40 लैक्स का हमने एक फुल कैश, फुल कैश का एक बॉब द बिल्डर जैसा एक घर बनाया हुआ था, एंड उसका एक स्टोरी भी डाला हुआ था। तो वो स्टोरी जो पहले आए थे वो लोग ने देखा है, ठीक है। ये सारी चीजों में नजर लग जाती है, इसके वजह से हम नजर में हम ज्यादा भरोसा रखते हैं, इसलिए हम शो ऑफ भी नहीं करते ना फ्लेक्स पर। ठीक है, अभी तो आपने स्ट्रैटेजी नहीं सीखी, तो मैं ये कहूंगा कि आप वेट करें, जैसे जैसे सेशंस हो जाएंगे आपको सारी क्लियरिटी मिलती जाए, ठीक है गाइस। अभी हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। चलो मुझे आप लोग बताओ कि आपका कैपिटल कितना है, ठीक है, रियलिस्टिक कैपिटल बताओ। मतलब ऐसा है कि अगर मैं बिगिनर हूं तो मैं कितने कैपिटल से स्टार्ट करूंगा, $100, $500? फंडेड अकाउंट का नहीं, ठीक है, फंडेड अकाउंट का मैं लॉट साइज का एक पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। 100, जो $100, $200, ओके, $1000, $500, ठीक है। चलो, क्या करता हूँ ना, $100 और $500। चलो मुझे बताओ, फंडेड अकाउंट फेज 1, अरे रिकवर हो जाएगा, $78, इतना कुछ है नहीं, ये हो जाएगा, डोंट वरी। अगर ये ट्रेड लेते तो आराम से आपका 0.10 से भी लेते तो 80 पिप्स, मतलब $80 निकल जाते जब। ठीक है, चलो अभी एक चीज बताओ, 2.5 CR,
आ, इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता, और आपको मैं झूठी तसल्ली भी नहीं दूंगा कि एकदम से रिकवर हो जाएगा। ठीक है, रिकवर होगा अगर आपके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, जो अभी आप सीखने वाले हो। वो आप पर है, आप कैसे काम करोगे अभी। स्ट्रैटेजी तो फुल प्रूफ है, सबके लिए प्रॉफिटेबल ठहरी अभी तक। कोई भी नहीं है जो इस स्ट्रैटेजी को लेकर लॉस। ठीक है, चलो। अभी मुझे एक चीज बताओ कि एक ट्रेड के पीछे कितना परसेंट रिस्क लेते हो आप। 2%, 10%? परसेंट में पूछा मैंने, परसेंट। $10 है तो इससे तो पता ही चल जाता है ना कि आपको कितना लॉट साइज लेना। फुल मार्जिन मोड़ा। ओके, 1%, 1%। चलो, सबसे पहले मैं मैक्स बता देता हूँ कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। सिंपल मैथ है इसका। ओवरऑल कैपिटल पर लेना पड़ता है आपको रिस्क। अभी ऐसे कंसिडर करो, मेरा है $100 का अकाउंट। ठीक है, जैसे आपने अभी कहा कि मैं 1%, 2% ट्रेड रिस्क लेता हूँ पर ट्रेड, मतलब एक ट्रेड के पीछे रिस्क आता है। चलो मैं कंसिडर करता हूँ, मैं ना 4% रिस्क लेता हूँ एक ट्रेड के पीछे। अब $100 का 4% होता है आपका $4। ठीक है, चलो अब मुझे डॉलर कितने निकल कर आते पता तो चल गया है। अभी इसी को मुझे मेरे स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर। अभी आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आपको पता रहेगा। ठीक है, अभी कोई भी सेटअप बन रहा है, यहाँ पर देखो, आपको मैं दिखाता हूँ। ये लेवल निकाल के रखा था हमने, और हमने ये डिसाइड किया था कि इस लेवल पर जब प्राइस आएगा तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे, और इसके नीचे एसएल रहेगा। ठीक है, तो एसएल कितने पिप का निकल कर आ रहा है मेरा। चलो हम अज्यूम करते हैं 20 पिप्स का एसएल। ठीक है, 20 पिप्स का एसएल, ये आपको सेटअप होने के बाद ही पता चल जाता है कि आपको कितना स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ये चीज पता चल गई। चलो, 20 पिप का स्टॉप लॉस रखना है मुझे। अभी इस 20 पिप के स्टॉप लॉस पर मुझे अपना रिस्क, मैं कितना रिस्क करने वाला हूँ वो बिठाना है। मतलब ये वही हो गया कि $4 का मेरा रिस्क है और 20 पिप का एसएल है। तो एसएल को इससे डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि 10 पिप पर $2 का रिस्क, 20 पिप पर दो, मतलब टोटल हो गया 4। ठीक है, ये सिंपल मैथ है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट में भी किसी किसी को लग सकता है। $100 का 20 पिप का स्टॉप लॉस, 4% रिस्क पर निकल कर आता है $4। ठीक है, तो जो मेरा लॉट साइज है वो कितना निकल कर आएगा, 0.02। ठीक है, मतलब 10 पिप का अगर मूव आता है तो $2 का मूव आएगा। 20 पिप का मूव आएगा तो $4। ठीक है, इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, ठीक है, बहुत इजी है। बेबी पिप्स करके एक वेबसाइट है। अरे हाँ भाई, बेबी पिप्स करके। एंड माई एफएक्स बुक। ठीक है, बेबी पिप्स में आ गए, यहाँ पर टूल्स में आना है, और पोजीशन साइज कैलकुलेटर में रहा। ठीक है, इसको एज इट इज रखो, अकाउंट बैलेंस डालो अपना। चलो अभी हम $500 लेते हैं, और सेम 4% रिस्क, मतलब $20 निकल कर आएगा। और स्टॉप लॉस हम कंसिडर करेंगे अभी 25 पिप का। ठीक है, 25 पिप का मेरा स्टॉप लॉस है, जो मुझे पता चलता है पहले ही ट्रेड लेने से पहले।
और मान लेते हैं मैंने जीबीपी यूएसडी में मैंने ट्रेड करना। यहाँ पर मैंने सारी चीजें भर दी। कैलकुलेट करो। अभी जो आपका काम का चीज है बस वो ये तीन चीजें, दो चीजें बस। संजय मामा। कौन है? सॉरी। ठीक है, एक मिनट है गाइस, ये दे देता हूँ मैं। ओके। हाँ। सॉरी। हाँ। आपको बस अमाउंट एट रिस्क और स्टैंडर्ड लॉट साइज, ये दो चीजें ही काम में आने वाली है। तो जो लॉट साइज है मुझे क्या सजेस्ट कर रहा है, 0.08। ठीक है, 0.08 पर अगर मेरा 25 पिप का मूव आता है तो मेरा $20 का रिस्क होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से इसमें गोल्ड नहीं है। ठीक है, बेबी पिप्स पर गोल्ड नहीं है। और माय एफएक्स बुक पर गोल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एफएक्स कैलकुलेटर पर आना है। पोजीशन साइज कैलकुलेटर सेम रहेगा यहाँ पर। बट इसमें क्या है ना, इसके ब्रोकर के हिसाब से दिया है। मतलब लॉट साइज ना कुछ गंदा सा ही निकल कर आया। ठीक है, तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ वो। आप लोग को मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा आज। ठीक है, यूरो यूएसडी, चलो अब मैं समझता हूँ। मेरे पास $1000 है और मैं 13% रिस्क कर रहा हूँ और स्टॉप लॉस मेरा 20 पिप का है। ठीक है, इसको एज इट इज रखना है। एक, दो और तीन चीजें ही भरनी है आपको। कैलकुलेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा 13 पिप जो रिस्क है उसमें $130 निकल कर आता है। और जो लॉट साइज रहेगी 20 पिप के लिए वो रहेगा 0.65। ठीक है, क्लियर है ये चीज गाइज? मुझे बता देना। यहाँ पर आप लोग कर सकते हो। और इसको अगर पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है तो पिप्स कैलकुलेशन का भी यहाँ पर दिया गया है। जस्ट वो एक मैंने रैंडम नंबर ले लिया। यहाँ पर आप देखो पिप कैलकुलेटर भी दिया हुआ है। 13% रिस्क, मतलब एक ट्रेड के पीछे 13% रिस्क, वो तो जस्ट मैंने रैंडमली लिया। ठीक है, यहाँ पर आप इसको ऐसे यूज करते हो, एक स्टैंडर्ड लॉट डालो। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें दी जाती हैं। नहीं तो सेम बेबी पिप्स में जाओ, टूल्स में जाओ, वहाँ पर है पिप वैल्यू कैलकुलेटर। अभी पेयर सिलेक्ट करो, उसका प्राइस डालो। सेम। 1.102500। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 0.011। ये क्या दिखा रहा है? मैंने तो कभी यूज नहीं किया इसे, तो मुझे नहीं पता। ठीक है, चलो इसका मैं अलग से बता ही देता हूँ आपको। हाउ मेनी परसेंट शुड बी। देखो, $100 का अकाउंट है, मेरे हिसाब से आपको 5% रिस्क करना चाहिए, क्योंकि $100 पर 1% रिस्क करोगे जो आपका 1% है। ठीक है गाइस, जो आइडियल रिस्क साइज है जो 1% है ना, वो किसके लिए अप्लीकेबल है? जिसके पास $10,000 कैपिटल प्लस है। ठीक है, एक चीज अभी बताता हूँ आपको मैं। छोटे अकाउंट पर आपको ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है और बड़े अकाउंट पर कम रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, अगर पैसा बनाना है छोटे कैपिटल से तो उस पर ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, याद रखना। सेम चीज, $1000 और $1,00,000। इसका अगर मैं 1% लेता हूँ तो कुछ मेरा कितना, $1000 निकल कर आता है। ठीक है, अगर मैंने 1% प्रॉफिट भी किया तो $1000 प्रॉफिट में होता हूँ। सेम मुझे $1000 पर अगर $1000 करना है तो 100% रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे अगर 1% लोगे तो $10 निकलता है। ठीक है, तो जिसके भी अकाउंट $10,000 से कम है, $5,000, चलो $1,000 से भी कम है ना, मेरे हिसाब से उसको 5% से 10% के बीच में रिस्क लेना चाहिए।
इज रिस्क एंड स्टॉप लॉस डिफरेंट? हाँ, दोनों डिफरेंट है। रिस्क मतलब क्या है? अभी ऐसा समझो, आपके पास 1 लाख रुपए है और आपको जुआ खेलना है, ठीक है? और वहां पर एक बेट आई है 10,000 की, ठीक है? तो ये आपके कैपिटल का, या जो आपका 1 लाख रुपए है, इसका 10% है। तो आपने 10% अभी बेट लगाया है, मतलब 10 का 10, कलर ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं मैं, समझ लो। 10,000 का 10,000 मिला, ठीक है? तो ये चीज होती है रिस्क। और स्टॉप लॉस मतलब कैलकुलेटेड रिस्क होता है। मतलब इस ट्रेड में आपका अगर लॉस होता है, तो वो कितना लॉस होगा, वो आपका एक, सॉरी, हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि स्टॉप लॉस, कि वो एक आपका पर्टिकुलर सेट हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि इस लेवल से अगर मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बाय किया है, और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, मतलब इसका लो ब्रेक करता है, तो ये नीचे ही चला जाएगा, तो मेरा बाय एंट्री का मतलब नहीं है। तो स्टॉप लॉस क्या करता है, मेरा जो पोजीशन है यहाँ पर ही एग्जिट कर लूँ, ठीक है? ये 30 पिप का एक रेंज था, तो रिस्क के हिसाब से मेरा स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब $10, $15, $20, जो भी है। क्लियर है ये चीज गाइस? बताना मुझे। एसएल से डर सबको लगता है, ठीक है? मुझे भी डर लगता था पहले, अब नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा एनालिसिस ही गलत है तो मेरा स्टॉप लॉस जाने वाला, ये चीज है। 1 घंटे में प्राइस देखो, 1 घंटे के अंदर, बाबा, ठीक है, ठीक है, चलो। 5% रिस्क पर ट्रेड, वो किन के लिए अप्लीकेबल है? जिनके अकाउंट $100 के हैं, $200 के हैं, $500 तक, 5%। फिर इसको 2.5% कर दो, 500 से 1,000 के बीच वाले। फिर 1,000 से 2,000 वाले 2% कर दो, 3% कर दो। 2,000 से ऊपर वाले फिर 2%, 3%, ऐसे चलने दो, ठीक है? चलो, और क्लियर है गाइस सारी चीजें? तो हम करते हैं सेशन एंड, और मैं आपको पीडीएफ्स भी भेज देता हूँ, और मुझे देखने दो कि कौन कौन सा क्या क्या अभी तक आपको मिला है। अच्छा, अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है, ठीक है, चलो, मैं सेंड करवा दूंगा गाइस, ठीक है? चलो, अब गुड नाइट और टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है? थैंक यू गाइस, गुड नाइट। ओ भाई, अवतार लगा के बैठे, चलो गुड नाइट गाइस।